वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज हम साइंस के 200 एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है मेंडल के आनुवांशिकता के नियम व गुणसूत्र। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात क्या है। इसमें पूछा है एक संकर क्रॉस, तो इसमें जीनोटाइप अनुपात होता है 1:2:1। इसके अलावा जो इसका फिनोटाइप होगा वो होगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो विपरीत एलील एक साथ आते हैं तो दोनों में से एक एलील शरीर के अंगों में से दूसरे में रूपात्मक रूप से छिपा हुआ होता है। इस तथ्य को के रूप में वर्णित किया जाता है। इसमें है छिपा हुआ होता है, मतलब कि हो गया ये अप्रभावी। इसका मतलब इसमें क्या होगा, प्रभावी गुण दिखेगा, और ये होता है प्रभाविता के नियम में ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अगर हम मेंडल के नियम देखें तो इसके 3 नियम होते हैं टोटल। फर्स्ट होता है प्रभाविता का नियम जो कि एक संकरण संकरण पर आधारित होता है, एक संकर संकरण। इसके अलावा नेक्स्ट होता है पृथक्करण का नियम जिसे हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है, ये भी आधारित होता है F1 पीढ़ी के स्वनिषेचन पर। इसके अलावा इसमें भी एक संकर संकरण होगा। नेक्स्ट थर्ड है इसमें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और ये आधारित होता है द्विसंकर संकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के किस नियम में कहा गया है कि द्विगुणित जीव अपने वंशजों को एक लक्षण के लिए यादृच्छिक रूप से चुने हुए एलील को पास करता है। इसका मतलब हो गया ट्रांसफर करता है, जिससे वंशज प्रत्येक माता पिता से एक एलील प्राप्त करते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा पृथक्करण का नियम। इसमें क्या होगा, जब हम F1 पीढ़ी का स्वनिषेचन करवाते हैं F1 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुआ था, जैसे कि ये हो गया लंबा पौधा, बौना पौधा। इसके युग्मक हो गया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो हमें F1 पीढ़ी से प्राप्त हुआ है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसका हमें क्या करवाना है, स्वनिषेचन करवाना है ई टी। अब ये कैसे होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके ये युग्मक बन चुके हैं। फिर हम इसका संकरण करवाएंगे कैपिटल टी कैपिटल टी। ये हो गया यहाँ से कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये हो गया यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से प्राप्त हो गया हमें स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इससे हमें क्या प्राप्त हुआ है, ये हो गया बौना पौधा, और ये हो गया शुद्ध लंबा पौधा, और ये हो गया प्रभावी लंबा पौधा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये क्या हो चुके हैं, अब 4 हमें प्राप्त हुए हैं पौधे। 4 टाइप के पौधे प्राप्त हुए हैं। अब इसमें पूछा है माता पिता से एलील प्राप्त करता है, तो इसमें क्या हुए, पृथक पृथक हो चुके हैं पौधे यहाँ पर अपने अपने लक्षणों के साथ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, पृथक्करण का नियम। इसके अलावा इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप अगर हमसे पूछा जाए तो इसका जीनोटाइप होता है 1:2:1, और फिनोटाइप इसका होता है 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने
के आधार पर स्वतंत्र अपघटन का नियम प्रस्तावित किया। अभी मैंने बताया आपको स्वतंत्र अपघटन का नियम लास्ट नियम है जो कि द्विसंकर संकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षार्थ संकरण किसके बीच संकरण है? परीक्षार्थ संकरण किसके बीच संकरण है? ऑप्शन है इसमें, एक अज्ञात जीन प्रारूप वाला व्यक्ति और एक समयुग्मजी अप्रभावी व्यक्ति। नेक्स्ट है, एक विषम युग्मजी व्यक्ति और एक समयुग्मजी अप्रभावी व्यक्ति। नेक्स्ट है, एक समयुग्मजी व्यक्ति और एक समयुग्मजी प्रभावी व्यक्ति। और इसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक अज्ञात जीन प्रारूप वाला व्यक्ति होगा इसमें, और एक क्या होगा, समयुग्मजी अप्रभावी व्यक्ति। अब परीक्षार्थ संकरण क्या होता है? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो परीक्षार्थ संकरण एक ऐसे व्यक्ति का संकरण है ऐसे व्यक्ति का जीन प्रारूप है जिसको हम ज्ञात करते हैं। जीन प्रारूप ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका जीन प्रारूप क्या होता है? अज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दोनों जनकों का रक्त समूह ए बी हो तब उनके बच्चों का संभावित रक्त समूह क्या हो? अब इसमें क्या होगा, ए बी रक्त समूह के लिए पूछा है इसमें। तो अगर हम इसमें युग्मक देखते हैं तो ये हो गए हमारे पास में, ए का हो गया आई ए और ये बी का हो गया आई बी। ऐसे ही आई ए और आई बी। इसे हम, ये जो वर्ग बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पुनेट वर्ग। कुछ इस प्रकार से बनता है। ये होंगे यहाँ पर युग्मक। अब हम इनका संकरण करवाएंगे, संकर करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? यहाँ पे आई ए आई ए आई ए आई बी आई बी आई बी आई बी आई ए, और यहाँ हो गया आई बी और आई बी। अब इससे हम क्या देखेंगे, ये क्या हो गया, ए बी समूह, ये हो गया बी समूह, ये क्या हो गया, ए बी समूह, और ये हो गया ए समूह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए बी और ए बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे स्मॉल टीटी के साथ संकरण किया जाता है। F2PD में शुद्ध लंबे पौधे का शुद्ध छोटे पौधे से अनुपात क्या होगा? इसमें बोला है टी टी और स्मॉल टी टी। ये हो गया शुद्ध लंबा पौधा, ये हो गया शुद्ध बौना पौधा। इसका हम संकरण करवाएंगे। ये हो गए इसके युग्मक कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यहां से हमें क्या प्राप्त होगा? ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके अलावा ये हो गया हमारे पास में कैपिटल टी स्मॉल टी, कुछ इस तरीके से। इसके बाद क्या होगा, इसमें ये प्राप्त हुआ है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसमें हो गया ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। तो इससे क्या प्राप्त हुआ है हमें अनुपात?
इसे हम दोबारा से करते हैं, जैसे कि इसमें हो गया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दिया हुआ है, पी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। इसके अगर हम युग्मक निकालेंगे, ये हो गया कैपिटल टी, ये हो गया स्मॉल टी, और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों हमें प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसका F1 पीढ़ी का स्वनिश्चेचन करवाएंगे। इससे हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ हो गया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये हो गया F1 पीढ़ी का स्वनिषेचन। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब इसमें क्या पूछा है, F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे व शुद्ध छोटे बौने पौधों का क्या पूछा है, इसमें अनुपात पूछा है। ये क्या आ गया, इसमें एक है शुद्ध लंबा पौधा और एक क्या है, शुद्ध बौना पौधा। तो ये हो गया 1:1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग में जब F1 पीढ़ी के पादप को स्वपरागित किया जाता है तब जीन प्रारूप क्या बनता है। इसमें पूछा है जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप। तो क्या बनता है, अभी हमने देखा है 1:2:1, और इसका फिनोटाइप क्या बनता है, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, जीन या उत्तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जीन होता है वंशानुक्रम की मूल इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट परीक्षार्थ संकरण में प्रमुख फिनोटाइप दिखाने वाले पौधे को फिनोटाइप दिखाने वाले पौधे के साथ संकरण किया जाता है, अप्रभावी, प्रभावी, दोनों में से कोई भी या कोई भी नहीं। इसमें लिखा है फिनोटाइप में, फिनोटाइप होता है उसका फिजिकल बिहेवियर यानी कि उसका बाहरी बिहेवियर। तो जैसे कि ये कोई इसका जीनोटाइप है तो ये दिखने में क्या होगा, लंबा ही होगा। तो ये क्या हो गया, इसका फिनोटाइप हो गया। तो इसमें पूछा है कौन सा टाइप है जो दिखाने वाले पौधे के साथ संकरण किया जाता है। तो इसमें आएगा अप्रभावी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि अगर दोनों प्रभावी होंगे, जैसे कि प्रभावी है कैपिटल टी, तो ये तो हमें शो होंगे क्लियरली, ये हमें क्लियरली शो होंगे। अप्रभावी में क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा अप्रभावी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, ग्रीगर मेंडल ने आनुवांशिक प्रयोग के लिए किस पादप का उपयोग किया था, गैसीपियम हिरसुटम, पाइसम सेटाइवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ओराइजा सेटाइवा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाइसम सेटाइवम का। इसे हम क्या कहते हैं, मटर। इसके अलावा अगर हम देखें तो आनुवांशिकता के जनक किसको कहा जाता है, मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के एलील में कोई सम्मिश्रण नहीं होता है और दूसरी पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, यह कथन से संबंधित है। इसमें क्या हो रहा है, पहले तो सम्मिश्रण नहीं हो रहा और दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है, लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये होगा विसंयोजन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन
युग्मज का निर्माण F1 और F2 पादपों को निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा समझा जा सकता है? नेट वर्ग, बुलेट वर्ग, पच वर्ग, पनेट वर्ग। तो अभी मैंने बताया उसे हम कहते हैं पनेट वर्ग। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन है इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डी विल्स, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट मॉर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र वर्गीकरण के नियमों की खोज किसने की? ऑप्शन है इसमें फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक, मेंडल, फ्रेडरिक मिशर, जेम्स डेवी वॉटसन। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रेगर मेंडल ने की थी स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम की खोज। मैंने बताया अभी तीनों ने 3 नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का एक क्रॉस रूप संरचना, इसका विशिष्ट लक्षण है स्थानांतरण, प्रतिलोमन, विलोपन या द्विगुणन। तो इसका क्या पूछा है इसमें? क्रॉस रूप संरचना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्थानांतरण होता है। इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है और गुणसूत्री विपथन के प्रकार होते हैं ये सारे। गुणसूत्र विपथन के प्रकार, इसमें आता है विलोपन, द्विगुणन, इसके अलावा आता है प्रतिलोमन, स्थानांतरण, स्पष्टीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांध पिता का एक पुत्री है जिसे वर्णांधता और टर्नर सिंड्रोम भी है। पुत्री का जीन प्रारूप का कारण क्या होगा? ऑप्शन है पिता में स्थानांतरण की घटना, माता में स्थानांतरण की घटना, माता में अवियोजन की घटना, पिता में अवियोजन की घटना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 माता में अवियोजन की घटना होगा। इसके अलावा वर्णांधता क्या है? आनुवांशिक रोग है जिसमें क्या होता है? प्रभावित पुरुष होता है और वाहक कौन होती है? स्त्री होती है इसमें। इसके अलावा दूसरा क्या पूछा है? टर्नर सिंड्रोम। तो ये भी क्या है? एक आनुवांशिक स्थिति है। इसमें क्या होगा? महिलाओं में एक गुणसूत्र आंशिक रूप से या पूरी तरह से क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र के अवियोजन से उत्पन्न युग्मक का निषेचन एक सामान्य युग्मक से कराया जाए तो एकादि सूत्री संततियों की अपेक्षित आवृत्ति क्या है? 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है या 1 है? इसमें पूछा है अद्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक गुणसूत्र के अवियोजन से उत्पन्न युग्मक का निषेचन एक सामान्य युग्मक से कराया जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1/4 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आंख का मायोपिया निकट दृष्टि दोष द्वारा दूर किया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतलोत्तल लेंस, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें क्या आएगा? इसमें पूछा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? हमें निकट की वस्तु हमें क्या दिखाई देती है? क्लियर दिखाई देती है, जबकि क्या होता है? दूर की वस्तु हमें दिखाई
नहीं देगी। इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये होता है मायोपिया। इसमें क्या होगा, व्यक्ति दूर की वस्तु देखने में क्या होता है, असमर्थ होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें जो सामान्य से अधिक लंबे नेत्र गोलक होते हैं वो किसी भी स्थिति के कारण क्या हो सकता है, प्रकाश किरणों को रेटिना पर ध्यान केंद्रित करने से रोकता है और ये क्या पहले ही क्या हो जाता है, केंद्रित हो जाता है रेटिना से। ये होता है निकट दृष्टि दोष। इसके अलावा अगर हम दूर दृष्टि दोष देखें तो उसमें क्या होता है, ये रेटिना के बाहर जाकर केंद्रित होता है प्रकाश उसमें, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मानव नेत्र में एक लेंस होता है जिसमें होता है, इसके केंद्रक में नरम भाग, कठोर सतह, परिवर्तनशील अपवर्तक सूचकांक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मानव नेत्र में एक लेंस होता है जिसमें क्या होता है, परिवर्तनशील अपवर्तक सूचकांक स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितनी होती है, 0.1 mm, 1 mm, 2 mm, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, 0.1 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है उसे क्या कहा जाता है, आइरिस, पुतली, नेत्रपटल या कॉर्निया। अब इसे हम देखते हैं एक डायग्राम से। सबसे पहले हम देखते हैं चार्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, इसके लक्षण, नेत्र के सामने के हिस्से को आच्छादित करने वाली पारदर्शी गोलाकार झिल्ली होती है और प्रकाश इस झिल्ली के माध्यम से क्या करता है, आंख में प्रवेश करता है, आंख में प्रवेश करता है। इसमें पूछा है जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आइरिस, सॉरी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्या दिया है, अभिनेत्र लेंस, जो कि क्या होता है, नेत्र में पारदर्शी उभयोत्तल संरचना होती है, रेटिना पर वस्तुओं को केंद्रित करने के लिए आवश्यक महीन समायोजन प्रदान करता है। नेक्स्ट है आइरिस या परितारिका, ये क्या होगी, कॉर्निया और लेंस के बीच काली पेशी या डायफ्राम होती है और इसका कार्य होता है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है पुतली, पुतली के बीच एक द्वार जिसके माध्यम से क्या होगा, प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, उसे हम कहते हैं पुतली। नेक्स्ट इसका कार्य है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है पक्षमाभी पेशियां, जो कि आंख के लेंस से जुड़ी होती है और लेंस को स्थिति में रखती है और लेंस की वक्रता को संशोधित करती है। नेक्स्ट है रेटिना, रेटिना क्या करेगा, एक आंख की प्रकाश संवेदनशील सतह होती है जिस पर क्या बनता है, बिंब बनता है, इस पर ही बिंब बनेगा रेटिना पर। प्रकाशीय तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में प्रेक्षित होने वाले संकेत उत्पन्न करना इसका कार्य है। नेक्स्ट है प्रकाशीय तंत्रिका, जो कि रेटिना से जुड़ी होती है और रेटिना से मस्तिष्क को दृश्य जानकारी पहुंचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव की आंखों में रंग दृष्टि प्रकाशग्राही कोशिकाओं का क्या नाम है? ऑप्शन है इसमें शलाकाएं, शंकु, अंध बिंदु, पीत बिंदु। इसका करेक्ट आंसर होगा शंकु कोशिकाएं होती है प्रकाशग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का रंग नेत्र के में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। परितारिका, कॉर्निया, मुख या लेंस। तो ये नेत्र के परितारिका में मौजूद वर्णक पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि की प्रकृति क्या है? ये बनती है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर 4 वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रक लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन की क्रिया के कारण होता है। ऑप्शन है इसमें नेत्र तारा, दृष्टिपटल, रोमक मांसपेशियां या परितारिका। तो ये इसका रीजन होता है रोमक मांसपेशियां। जो फोकल लंबाई में परिवर्तन होगा, कोई भी चेंजेस होगा, वो क्या होगी? रोमक मांसपेशियों की क्रिया के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस प्रकाश में रेटिना के सामने छवि फोकस उत्पन्न होता है? ऑप्शन है जरा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, नेत्र अतिवृद्धि, निकट दृष्टि दोष। ये होगा निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर बनाती है। स्वच्छमंडल, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। तो ये बनाती है हमेशा दृष्टिपटल पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख में कॉर्निया एक प्रकाश संवेदनशील स्क्रीन है, पेशीय डायफ्राम है, में रक्त वाहिनी है, प्रोटीन और कोशिकाओं से बना होता है। तो ये होता है प्रोटीन और कोशिकाओं से बना हुआ मानव आंख में कॉर्निया। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव मस्तिष्क। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? ऑप्शन है इसमें पश्चिम मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचने वाला भाग पूछा है इसमें, तो सोचने वाला भाग होता है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है हमारे मस्तिष्क के भाग। ये है सेरिबेरम, फोर ब्रेन जिसे हम कहते हैं, ये है ब्रेन स्टेम और ये है सेरिबेलम, हिंड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुमाक्ष और तंत्रिकाक्ष किस कोशिका के भाग हैं? लाल रक्त कोशिका, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, श्वेत रक्त कोशिका, अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूरॉन के। ये इसका डायग्राम है न्यूरॉन का। इसमें होते हैं डेंड्राइन्स होते हैं, निस्सल के कण होते हैं इसके अंदर स्थित। इसके अलावा इसकी ये सेल बॉडी है और इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। फिर हम अगर इसकी संरचना आगे की ओर देखते हैं, ये होता है इसमें एक्सोन। इसके अलावा ये जो ऊपर एक वसा की लेयर होती है, इसे हम कहते हैं माइलिन शीथ।
और इनके बीच के गैप को हम कहेंगे नोड ऑफ रेनवियर। ये गैप हो गया बीच में, इसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। इसके अलावा ये होता है सिनेप्टिक नॉब और ये होते हैं एक्सोन टर्मिनल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के बीच के जोड़ को क्या कहा जाता है? कॉर्पस, अंतर्ग्रथन, कंडरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दो न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए हैं, जोड़ को हम कहेंगे इसमें अंतर्ग्रथन। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टामिन किस प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है? हिस्टामिन, ऑप्शन है अमीनो अम्ल न्यूरोट्रांसमीटर, मोनोएमाइंस न्यूरोट्रांसमीटर, पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर या इनमें से कोई नहीं। ये होता है मोनोएमाइंस न्यूरोट्रांसमीटर हिस्टामिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मुख्य रूप से सिनेप्स के पार आवेगों के संचरण में शामिल है? आवेगों के संचरण में शामिल है, जो कि आवेगों के आदान प्रदान में अपनी भूमिका निभाता है। ऑप्शन क्या है इसमें? सेरोटोनिन, डोपामाइन, एसाटाइल कोलाइन या गाबा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटाइल कोलाइन। ये क्या करता है? सिनेप्स के जो आवेग होते हैं सिनेप्स में, उन आवेगों के संचरण में मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? सोचने वाला भाग, प्रमस्तिष्क, अष्ट मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं। सोचने वाला भाग अगर सोचने के लिए हमें कहा जाता है तो वो आता है ऑप्शन नंबर बी, प्रमस्तिष्क में। सोचने, सीखने, बोलने, ये सभी किस में आते हैं? प्रमस्तिष्क में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो ये करता है एमओ मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑप्शन नंबर 1 किसका आंसर होगा? ये रहे मस्तिष्क के कुछ भाग, कार्य। इसमें क्या है? प्रमस्तिष्क का एक कार्य करेगा संवेदी प्रसंस्करण, भाषा, संचार, सीखना, स्मृति, ये सब किस में आएंगे? प्रमस्तिष्क के कार्यों में। नेक्स्ट है अनुमस्तिष्क, क्या करता है? संतुलन का कार्य करता है, मुद्रा, संतुलन, समन्वय, भाषण। इसके परिणाम स्वरूप क्या? मांसपेशियों की आरामदायक और संतुलित गतिविधियां, ये सब किस में आएगा? अनुमस्तिष्क में। लास्ट है मस्तिष्क स्तंभ, इसमें आते हैं हार्ट और श्वसन संबंधित कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी, स्पर्श, ठंड और दाग का केंद्र किसमें होता है? ऑप्शन है इसमें ललाट पाली, अनुकपाल पाली, भित्तीय पाली, ललाट के साथ अनुकपाल पाली दोनों। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा, ये होता है भित्तीय पाली में। गर्मी, स्पर्श, ठंड और दाब का केंद्र होगा भित्तीय पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु, मेडुला ऑब्लंगेटा, तंत्रिका कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो हृदय को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग को सुई चुभने पर दर्द नहीं होगा? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय या आंख? इसका करेक्ट आंसर होगा मस्तिष्क को, क्योंकि मस्तिष्क एक दर्द रहित अंग होता है और मस्तिष्क के चारों ओर क्या होता है? एक आवरण संरचना होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है? पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अग्र मस्तिष्क। ये क्या होता है? चिंतन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख में अंध स्थल किस स्थान पर स्थित होता है? सिलियरी मांसपेशियों का बायां घेरा, ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना का जंक्शन, आंखों के लेंस का केंद्र, कॉर्निया के दोनों छोर। तो ये होता है ऑप्टिकल तंत्रिका और रेटिना का जंक्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है? पीयूष, न्यूरॉन, मस्तिष्क, मेरुरज्जु या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरुरज्जु। निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क के साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेगा मेरुरज्जु मिलाकर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मनुष्य में हृदय स्पंदन और श्वसन गति को नियंत्रित करता है? पीयूष ग्रंथि, मेरुरज्जु, मेरुदंड, मेडुला ऑब्लंगेटा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मेडुला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कौन निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन है रसोई गैस का बनना, दूध का फटना, जल में चीनी का घुलना या भोजन का पाचन? इसका करेक्ट आंसर होगा, भौतिक परिवर्तन पूछा है, जल में चीनी का घुलना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन है इसमें, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, तनी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना। अब इसमें क्या पूछा है? रासायनिक परिवर्तन। तो ये होगा सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना या मोम का पिघलना? अब इसमें दिया है जलना और पिघलना, तो पिघलना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना, गर्म करने पर प्लैटिनम का तार चमकना, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में से गुजारना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता? आकृति में परिवर्तन,
रंग में परिवर्तन, नए पदार्थों का बनना या घनत्व में परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नए पदार्थों का बनना होता है रासायनिक परिवर्तन में। कौन रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? पारदिक ऑक्साइड की उष्णता, आयोडीन का उदात्तीकरण, अल्कोहल का वाष्पीभवन और प्लेटिनम तार की उष्णता। ये होता है उष्णता मतलब उसके गर्म करना उसको, ये होगा भौतिक परिवर्तन में। वाष्पीभवन भी क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। और उदात्तीकरण भी क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल का नमक में विलय, जल क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना, बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। दहन से क्या पता चल रहा है हमें? दहन किस में होता है? रासायनिक परिवर्तन में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धातु व अधातु। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित में से धातु का उपयोग किया? सोना, चांदी, तांबा या लोहा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। तो मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में होता है? 18 कैरेट सोने में क्या होगा? शुद्ध सोने में होता है 24 कैरेट। इसकी हम वैल्यू यहां से निकालेंगे। यहां से आएगा 75%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण तत्व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से निकलता है? जस्ता, तांबा, सीसा या क्रोमियम। इसमें पूछा है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु है? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम या जिंक। सबसे तन्य धातु क्या है? गोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाता है? Al2O3, Na2O, CO2 या KOH। इसका करेक्ट आंसर होगा Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी, लिथियम, पोटेशियम या सोडियम। इसका करेक्ट आंसर होगा मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल रहते हैं? हीलियम, ब्रोमाइन, मरकरी या क्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, एक तो होता है इसमें ब्रोमाइन और एक होता है मरकरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? सीसा, रांगा, जिंक या मरकरी। अमलगम बनाएगी इसमें ऑप्शन नंबर 4, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है? जस्ता, तांबा, लिथियम या चांदी। तो ये सर्वाधिक क्रियाशील धातु क्या है? लिथियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है? प्रतिक्रिया पूछा है गर्म जल के साथ एवं तैरना प्रारंभ कर देती है। ऑप्शन है इसमें कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है? सिल्वर, गोल्ड, पोटेशियम या लेड? तो ये होगा पोटेशियम एवं सोडियम दोनों, और इनको रखते हैं मिट्टी के तेल में स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? ऑर्गन, कार्बन, जिनोन या बोरॉन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोरॉन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है? फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है प्रकाश संवेदी यौगिक सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? आर्सेनिक, सीसा, पोटेशियम या मैग्नीशियम? तो आर्सेनिक सबसे ज्यादा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? फेरस, टाइटेनियम, निकल या लेड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम का। इसका गलनांक भी ज्यादा होता है और ये मजबूत धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के पतले तार में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है? तन्यता, आघात वर्धनीयता या चालकता? ये होगी तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटियों और सितारों, वायलिन जैसे वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का प्रयोग होता है? अनुनाद, आघात वर्धनीयता, तन्यता या चालकता? ये होता है अनुनाद का, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? सोना, लोहा, प्लेटिनम या टंगस्टन? तो ये होता है टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्न में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो गोली में ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा के कारण, लेड के कारण होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर होगा इसका करेक्ट आंसर में। इसमें आता है निकल, जिंक और कॉपर की मात्रा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कॉपर होता है 51%, जिंक होगा 33 to 35%, ये होता है लगभग 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से एक का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या एक्वारेजिया? तो उत्कृष्ट धातुओं को घोलने के लिए हमेशा यूज करेंगे हम एक्वारेजिया का, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के जलते हैं, इसका कारण है? सोडियम की न्यून आयन ऊर्जा, पीले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों को अवशोषित करने की उसकी क्षमता, पीले रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के जलते हैं क्योंकि पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु है? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या सीसा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या बोरिलियम?
तो ये होगा मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतया किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है इसमें टिन, जस्ता, एल्यूमिनियम या सीसा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टिन की चढ़ाई जाती है तांबे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की है? कैल्शियम, सोडियम, चांदी, एल्यूमिनियम। उभयधर्मी प्रकृति की है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम सल्फाइड के मैग्नीशियम व सल्फर के भार का अनुपात। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? ये होता है MgS। इसके अलावा इसमें पूछा है भार का अनुपात। तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान अगर हम देखें तो वो होता है 24 और सल्फर का होगा 32। इसे हम कट कर लेंगे। 3/4 ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा तत्व अधातु है? लोहा, सोना, निक, जिंक या कार्बन। अधातु होता है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु खनिज है? बॉक्साइड, जिप्सम, मैग्नीशियम या मैग्नीज। अधातु खनिज पूछा है, ये सारी धातुएं हैं तीनों। इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं के लिए सत्य कथन है, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इनसे चादर व तार बनाए जाते हैं, एक व दो दोनों। तो अधातुओं में क्या होता है, इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसमें ठीक है। और चादर व तार बनाए जाते हैं धातुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अधातुएं होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोबॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऋण विद्युती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा, निकल तथा क्रोमियम का मिश्र कहलाती है जर्मन सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, कांसा, ड्यूरेलियम। तो ये होता है स्टेनलेस स्टील। इसमें क्या होता है, फेरस, निकल और क्रोमियम तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल निम्न का मिश्र धातु है। पीतल होता है तांबा व जस्ता का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? सीसा जस्ता, तांबा जस्ता, तांबा सीसा, सीसा व टिन। तो विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है सीसा व टिन का। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसिड बेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम प्रकृति में मेथेनोइक अम्ल कहाँ प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं मेथेनोइक एसिड? ऑप्शन है इसमें चींटी के डंक में, सिरके में,
इमली में, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसमें पूछा है मेथेनोइक एसिड, तो ये हम प्राप्त करते हैं चींटी के डंक में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है 0, 7, 7 से अधिक, उपरोक्त में से अधिक। इसमें पूछा है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज किससे बनी होती है, कौन कौन सी शर्करा से बनी होती है? ग्लूकोज और ऑप्शन है इसमें फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो लैक्टोज बनी होती है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों से मिलके। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी और मधुमक्खी के डंक का जहर क्या होता है? सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या उपरोक्त में से एक से अधिक। ये होता है ऑप्शन नंबर सी फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नेटल बिच्छू के पेड़ में, बिच्छू बूटी के पेड़ में पाया जाता है? ये होता है मेथेनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का पीएच का मान कितना होता है? 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, 7.0 के बराबर या 7 से अधिक। तो पीएच होता है अम्लीय वर्षा का 5.6 से कम, ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड जल में वियोजित होने पर क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फर। तो ये बनाता है सल्फ्यूरस अम्ल, SO2 प्लस H2O मिलकर बनाएगा H2SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सिट्रिक अम्ल होता है? टमाटर, संतरा, इमली या खट्टा दूध। तो सिट्रिक अम्ल होता है खट्टे फलों में। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। अपच के उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? ये होते हैं एंटासिड। ऑप्शन नंबर सी अम्लत्व नाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सैलिक अम्ल में पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में और पालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल एक पदार्थ है जो एक प्रोटॉन दाता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकृत करता है, जल में H+ देता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू किसका एक समृद्ध स्रोत है? नींबू आता है खट्टे फलों में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर सेकंड। अम्लीय विलयन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? NaCl, KNO3, NO2CO3, K2SO4। तो अम्लीय विलयन की पहचान के लिए हम यूज करते हैं KNO3 को। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक है वॉट, एम्पियर, वोल्ट, ओम। विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वॉट और एम्पियर होगा विद्युत धारा का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? निम्न में से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। जूल पर सेकंड, वॉट,
किलोवाट घंटा अश्व शक्ति विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, तो किलोवाट घंटा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत धारा की एसआई इकाई है। अभी हमने देखा है एम्पियर होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड। विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है आर, ये होती है ओम, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। एम्पियर होती है धारा, विद्युत धारा। वोल्ट है वोल्टेज का। कूलाम्ब है आवेश का। विद्युत की मात्रा की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम्ब, ओम। विद्युत की मात्रा होती है कूलाम्ब, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, जो कि विद्युत आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए ओम का नियम लागू नहीं होता है? तो ये लागू नहीं होता चालकों के लिए जब तापमान में परिवर्तन होता है, जबकि एसी परिपथ चालक और अर्धचालक सभी के लिए लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एसी मुख्य विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 साइकिल पर सेकंड, 60 साइकिल पर सेकंड, 30 साइकिल पर सेकंड, 100 साइकिल पर सेकंड। इसका करेक्ट आंसर होगा 50 साइकिल पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? निम्न गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, उच्च गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न गलनांक व उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार बना होता है प्लेटिनम व तांबे की मिश्र धातु का, एल्यूमिनियम, तांबे, टिन एवं सीसे की मिश्रित धातु का। तो फ्यूज तार बना होता है टिन व सीसे की मिश्र धातु का, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार जिस आधार पर कार्य करता है, फ्यूज तार धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत युक्तियों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है जिससे उनमें एक समान धारा प्रवाहित हो, उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो, उनमें विद्युत ऊर्जा की खपत अधिक हो, उनमें विद्युत ऊर्जा की खपत नगण्य हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उनको एक समान वोल्टता प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में उपयोग होने वाले सूक्ष्म तरंग चूल्हों, माइक्रोवेव ओवन में निम्न में से कौन सा पद संबंधित नहीं है? मैग्नेट्रॉन, विद्युत चुंबकीय तरंगे, रेडियो तरंग या द्विविद्युतीय ऊष्मा। इसमें पूछा है संबंधित नहीं है, तो इसमें आएगा रेडियो तरंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है अम्ल आधारित अंतरक्रिया, अपोहन, विद्युत अपघटन, उपापचयन। बैटरी की प्रचालन का मूल्य सिद्धांत होता है उपोपचयन, ऑप्शन नंबर 4। बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकरण जो दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, ये होता है इन्वर्टर, जो कि डीसी को किस में चेंज करेगा? एसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी जनित्र व डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर है। एसी जनित्र में विद्युत चुंबक, डीसी जनित्र में स्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र में विद्युत उच्च वोल्टता जनन
जबकि एसी जनित्र नहीं होगा। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में क्या होते हैं, दिक् परिवर्तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होती है। डीसी, एसी, डीसी जनरेटर में आर्मेचर उपस्थित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एसी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत जनित्र निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित होता है। ये होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत जनित्र में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक ऊर्जा उष्ण ऊर्जा में बदलती है, उष्ण ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फिटिंग में तारों को भू संपर्कित किया जाता है क्योंकि शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत प्रवाह पृथ्वी में ना प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु, इलेक्ट्रिक मोटर चलाने हेतु, विद्युत शक्ति संचारण हेतु, इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने हेतु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब एक नींबू को पानी से भरे कांच के ग्लास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है। तो यह होता है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये होता है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की निम्नलिखित में से किस घटना के कारण जल से भरे बर्तन के पैने में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो यह भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के कारण बड़ा प्रतीत होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वायुमंडलीय अपवर्तन। मृगमरीचिका के दिखाई देने का कारण है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इसका कारण है अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण या परावर्तन। तो इसका रीजन होता है परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह पर अभिलंब के मध्य कोण दुगना होगा। 44 डिग्री कोण है इसमें। ये कोई किरण है जो परावर्तित होकर ई किरण, ये हो गया इसका अभिलंब। इसमें पूछा है 44 डिग्री का कोण है। ये अगर 44 डिग्री का है
तो ये भी कितने का होगा, 44 डिग्री का होगा। अभिलंब के मध्य का कोण दुगना होगा। ये होता है कोण I बराबर कोण R। तो अगर ये 44 है तो ये भी कितना होगा, 44 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण का 4 गुना होता है। अभी हमने देखा है I बराबर क्या होता है, R, यानी कि आपतन कोण किसके बराबर होगा, परावर्तन कोण के। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेंस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख का लेंस होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कभी उत्तल कभी अवतल। इसकी प्रकृति व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है। तो मानव लेंस होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। अभी हमने देखा है वास्तविक व उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता होगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक तो अवतल लेंस को, इसके अलावा इसको हम अगर फॉर्मूले से निकालते हैं तो ये क्या हो गया, अपॉन 100 हो गया। एफ बराबर क्या आ गया यहाँ पे, 80 सेंटीमीटर था। 80 अपॉन 100 ये हो गया 0.80 मीटर। तो यहाँ से एफ की वैल्यू तो कितनी आ गई, 0.80 मीटर। इसे हमने कहाँ रख दी इस वैल्यू को, इसमें 1/f में। ये हो गया 0.80, 1/f बराबर हो गया 1/0.80। ये हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना आ गया, यहाँ पर 100 आ गया। यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आया, 1.5। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। रेटिना के आगे, नेत्र रेटिना के पीछे प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या बनता है, रेटिना के आगे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नेत्र रेटिना के पीछे बनता है। एक बच्ची जादुई दर्पण के सामने खड़ी है, वह अपने प्रतिबिंब में अपना सर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान समान है तो बीच में क्या आएगा, समतल दर्पण। और पैर क्या देख रही है, छोटे देख रही है। शरीर का मध्य भाग और सर सर क्या देख रही है, बड़ा देख रही है। तो इसमें क्या आएगा, अवतल आएगा। तो अवतल, समतल और यहाँ पे आएगा उत्तल। अवतल, समतल और उत्तल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस क्या होता है? आवर्धक लेंस क्या होगा, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर 4। माइक्रोस्कोप लेंस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, उन्नतोदर, अवतल, अवतल उन्नतोदर या समतल लेंस। तो माइक्रोस्कोप लेंस जो होते हैं वो होते हैं उन्नतोदर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन जाना जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, उसे हम कहते हैं मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस किससे बनता है? लेंस बनता है फ्लिंट कांच से।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाशिक लेंस बनाने हेतु उपयुक्त नहीं है? जल होता है, कांच, प्लास्टिक। तो इसमें पूछा है नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा, वास्तविक, आवर्धित, उल्टा, वास्तविक साइज, सीधा, प्रभासी व आवर्धित, सीधा, आभासी साइज में बिंब से छोटा। तो अवतल लेंस द्वारा क्या बनता है? साइज में बिंब से छोटा, सीधा और आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक स्थित वस्तुओं को देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा? इसमें पूछा है अनंत पर स्थित, तो इसमें क्या यूज होगा? पहले तो अवतल लेंस यूज होगा। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u। इसमें आ गया v कितना है? 100 है, और u की वैल्यू कितनी है? अनंत है इसमें। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? f बराबर आ गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निर्धारित लेंस की क्षमता +2.0 है, इसका अर्थ है, इसमें दिया है प्लस, तो प्लस किस में होगा? उत्तल लेंस में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? उत्तल लेंस। और इसकी फोकस दूरी कितनी आ गई? 0.50 मीटर। डी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। डी है हमारे पास में +2, 1/f की वैल्यू हमें निकालनी है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित कौन से दो घटक हैं? पादप व जंतु, पेड़ व खरपतवार, जैविक तथा अजैविक, भूमि और जल। तो ये होता है जैविक और अजैविक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है वायुमंडल, जैव मंडल, पारितंत्र या पर्यावरण। ऑप्शन नंबर सी होता है पारितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वानिकी, मरुस्थलीय, घास भूमि या सागर। तो ये होता है सागर पारिस्थितिकी तंत्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता। तो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं उत्पादक। पर्यावरण के जैविक घटक हैं पौधे, पहाड़, मैदान या नदियां। जैविक घटकों में आते हैं पौधे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3R में से किन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? 3R मीन्स होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जैविक संगठन नहीं है? जानवर, वायु, वनस्पति या जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी, वायु जैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण है शैवाल व कवक, शैवाल व जीवाणु, जीवाणु व कवक, प्लवक व जीवाणु।
तो अपघटक में आते हैं जीवाणु व कवक, ऑप्शन नंबर सी। एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश मंद होता है? यूफोटिक, नेरिटिक, एफोटिक या इंटरटाइडल? ऑप्शन नंबर सी होगा एफोटिक। नेक्स्ट टॉपिक है संक्रामक, असंक्रामक व पशुजन्य रोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा फैलता है? ऑप्शन है इसमें पोलियो, फाइलेरियासिस, टाइफाइड या हीमोफीलिया। इसमें पूछा है जीवाणु द्वारा फैलता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया का रोगजनक है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु? अब हमें देखना है न्यूमोनिया का, तो ये होता है जीवाणु जनित रोगों में। इसमें आता है टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, खांसी, न्यूमोनिया, कोड, गोनोरिया व सिफिलिस। इसका करेक्ट आंसर होगा जीवाणु। बीसीजी वैक्सीन किससे प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? हिपेटाइटिस, पीलिया, क्षमा या मलेरिया? का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीका जो टाइफाइड से सुरक्षा प्रदान करता है? टीपीटी, टीएबी, बीसीजी या ओपीवी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टीएबी, जिसका फुल फॉर्म होता है टाइफाइड पैराटाइफाइड ए एंड बी। इसके अलावा डीपीटी का टीका होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस व टिटनेस के लिए। बीसीजी का फुल फॉर्म होगा बेसिलस कॉलमेट यूरिन, जो कि यूज होता है टीबी के इलाज में। ओपीवी होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। कौन सा कथन सत्य नहीं है? टिटनेस बैक्टीरिया द्वारा होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा होता है, प्लेग येरेसिएना पेटेसिस द्वारा फैलता है, विषाणु एंटीबायोटिक्स द्वारा नियंत्रित होता है? तो विषाणु नहीं, बैक्टीरिया होता है, तो इसमें गलत है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्दम मैलिग्नेंट मलेरिया होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम या इनमें से कोई नहीं? ये होता है सामान्य मलेरिया, और घातक मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एस्केरिसिस लैम्ब्रिकॉइडिस विषाणु द्वारा फैलता है, साल्मोना टाइफी माइक्रोप्लाज्म, एंटमीवा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जीवाणु? इसमें सही पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटमीवा हिस्टोलाइटिका प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। इसे हम कहते हैं पेचिस या एमीबिएसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु जनित रोगों का समूह है? इसका करेक्ट आंसर होगा जुखाम, सॉरी सार्स, स्वाइन फ्लू और निमोनिया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम सुमेलित करेंगे टीबी, टाइफाइड, कुकर खांसी, छोटी माता के लिए होगा वेरिसेला जोस्टर, साल्मोनेला टाइफी होता है टाइफाइड, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो गया क्षय रोग के लिए, और कुकर खांसी के लिए होगा बोर्डेलेटा पर्टूसिस।
तो करेक्ट आंसर होगा 414132। ऑप्शन नंबर सी। बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस के लिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? कोढ़, हिपेटाइटिस, रतौंधी या वर्णांधता? ऑप्शन नंबर 4 वर्णांधता है। हीमोफीलिया है आनुवांशिक। इसके अलावा माता वर्णांध तथा पिता सामान्य हो तो कितने प्रतिशत लड़कों में वर्णांधता का रोग होगा? ये होता है 100% में। माता अगर वर्णांध है और पिता है सामान्य, यहाँ से युग्मक हमें प्राप्त हो गए। और ये इससे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया? वाहक स्त्रियां 2 और 2 हो गया हमें ग्रसित। वर्णांधता से ग्रसित हो गए ये युवक लड़के। इसमें पूछा है कितने प्रतिशत लड़कों में, तो दोनों लड़कों में ही वर्णांध बीमारी होगी, दोनों में ही। 2 हमें प्राप्त हुए हैं, 50% बॉयज और 50% गर्ल्स हमें प्राप्त हुई है। इन दोनों में क्या है? दोनों में ही वर्णांधता रोग होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आनुवांशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्यतः नहीं बनता है? हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये होता है हीमोफीलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? पोलियो, एड्स, हिपेटाइटिस बी या चेचक? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिपेटाइटिस बी। पहला एसटीडी रोग है जिसका प्रथम पुनर्योजी टीका बनाया गया है। नेक्स्ट है, कोरोना विषाणु है। ऑप्शन है द्विरज्जु की डीएनए विषाणु, एक रज्जु की आरएनए विषाणु, एक रज्जु की डीएनए विषाणु, द्विरज्जु की आरएनए विषाणु। ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी कि एक रज्जु की आरएनए विषाणु। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य में 44+X0 गुणसूत्र पाए जाते हैं, वह है टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, जेकब सिंड्रोम या मंगोलियन मूर्ख? ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट टर्नर सिंड्रोम में। जबकि डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें, इसमें क्या होगा? 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है। जैकब और अपराधी, इसमें क्या होगा? मेल में तो वाई गुणसूत्र की वृद्धि होती है, जबकि फीमेल में क्या होगा? एक्स गुणसूत्र की वृद्धि होगी। इधर हो जाएंगे 44+X वाई, और फीमेल्स में क्या हो जाएंगे? 44+XX। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्र की 21 की त्रिगुणता उत्तरदायी है? अभी हमने देखा है 21 की, ये होता है डाउन सिंड्रोम में पुनरावृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मूल कारण है? एस्बेस्टोस, कपास के रोए, सिलिका या कागज की लुगदी? इसका करेक्ट आंसर होगा एस्बेस्टोस। पीत ज्वर रोग है वायरस द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ या इनमें से कोई नहीं? पीत ज्वर रोग है वायरस द्वारा, जो होता है फ्लेवी वायरस से। मलेरिया का वाहक परपोषक है? मलेरिया का वाहक परपोषक होता है मादा एनोफ्िलीज मच्छर, जबकि मादा क्यूलेक्स होता है फाइलेरिया या फील पाँव के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जूनोटिक रोग नहीं है? म्यूकरमाइकोसिस, प्लेग, सार्स या रैबिज? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 म्यूकरमाइकोसिस, जो कि एक फंगल संक्रमण होता है।